एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। और जैसे कि आप जानते हो, मैं हूं दिव्या, आपकी साइंस एजुकेटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रोडक्शन चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जैसे कि आपको पता है कि हम टर्म 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस प्रिपरेशन में हम सारे वो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। एंड ऑल्सो आपको पता है कि अभी जो आपका पूरा पेपर पैटर्न रहने वाला है वो पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रॉपर पेपर होने वाला है। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझा रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अरिहंत की बुक्स आ चुकी है मार्केट के अंदर और इस सेशन में भी बहुत से क्वेश्चंस मैंने उसी बुक से लिए हैं। उस बुक के अंदर चैप्टर वाइज थ्योरी है, उस बुक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स है और प्रैक्टिस टेस्ट भी है। मैं आपको दिखाऊंगी वो बुक प्रॉपरली, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जिन जिन बच्चों के पास बुक्स है, आई होप मेरे ख्याल सब लोग ही वो बुक्स ले चुके हैं, तो वो बुक्स में आप अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर ओपन कर लो और साथ साथ हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस चैप्टर के अंदर आपके टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, sexual reproduction in flowering plants. Then we have sexual reproduction in humans, male and female reproductive system, population control, STD, sexually transmitted disease, asexual reproduction and its methods. And these all topics are included in your syllabus. इसमें से कुछ भी deduction नहीं हुआ है, तो आपको ये सब करना है। Okay, so let's begin with the topic reproduction and its types. कि कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual mode of reproduction. Which species is likely to have comparatively better chances of survival, the one reproducing asexually or the one which is reproducing sexually? Give reason to justify your answer. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंस बताना है, मेन डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड के अंदर, और हमें यह भी बताना है कि एसेक्सुअल मोड से जो रिप्रोड्यूस करते हैं और जो सेक्सुअल से करते हैं उन दोनों में से कौन सी स्पीशीज है, मतलब कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो जिस एक्ट से रिप्रोड्यूस करती है वो बेटर सर्वाइव कर पाती है, एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली, और हमें उसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले तो हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जान लेते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइपेरेंटल होता है, मतलब उसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, मतलब ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, अब 2 पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आगे प्रोड्यूस करेंगे गेमीट्स, है ना, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, और फिर वो फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट आगे बनाएगा ऑफस्प्रिंग। यही होता है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज द मेटिंग ऑफ एग विद स्पर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहली चीज क्या बनती है, जाइगोट। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सेक्सुअल में यंग वंस जो होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स, ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स मदर से आते हैं और कुछ कैरेक्टर फादर से आते हैं और कुछ ब्लेंड होकर न्यू कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल क्लोन्स होते हैं पेरेंट के, मतलब एग्जैक्ट कॉपी, क्या कह सकते हो आप, दे आर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, क्योंकि उनमें कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता है कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते रहे और फिर आपके पास इंटायरली नई स्पीशीज आ जाए, फेवरेबल वेरिएशंस का पास होना जनरेशन टू जनरेशन और उससे एक हाईली डेवलप्ड स्पीशीज बन जाना, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। क्योंकि अब इसमें न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, ब्लेंडिंग होती है, न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, तो इसलिए इट लीड्स टू एवोल्यूशन। बट एसेक्सुअल में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ही बनती है कि आप पहचान भी नहीं पाते कि बच्चा कौन सा और पेरेंट कौन सा है, तो इट डजंट लीड्स टू एवोल्यूशन। Sexual reproduction is seen in humans and asexual reproduction is seen in amoeba, that is the lower organisms. और भी organisms है, तो एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक तो हमें यही इनको डिफरेंशिएट करना था, तो डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं. सो आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो ज्यादा सुपीरियर होती है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है उसका बेटर चांसेस होता है सर्वाइवल का, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते. तो variations means changes that it exhibit in comparison to his parents. तो वो जो variations होते हैं वो favorable ही होते हैं और favorable variations obviously better survival prove करते हैं. तो वेरिएशंस के क्या क्या फायदे रहते हैं, इससे इंडिविजुअल्स बेटर अडेप्ट कर पाते हैं, उनकी अडेप्टेशन ज्यादा हो जाती है, इससे स्पीशीज का सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है एंड दिस ओनली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. इसीलिए जो स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है उनका बेटर चांस रहता है सर्वाइवल का. So this is how you are going to attempt this answer. पहले डिफरेंस लिखोगे, फिर उनमें से कौन सुपीरियर है, फिर उनके एडवांटेजेस पॉइंट वाइज लिखो और फिर लास्ट में आप हेंस अपना कंक्लूजन लिख दो. Okay, next question. What is a clone? Why do offspring formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity? अब इस क्वेश्चन में पूछा है क्लोन क्या होता है और जो ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है वो बिल्कुल सिमिलर क्यों होता है. तो क्लोन तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोन क्या होता है, क्लोन इज बेसिकली द कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट. So clones are the offspring produced by one parent through asexual reproduction and they are exact carbon copies. वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बिल्कुल सेम होता है पेरेंट से, और जो क्लोन्स है वो एग्जैक्ट कॉपीज होती है उनके अंदर डीएनए की अपने पेरेंट की. इसीलिए ये एग्जैक्ट कॉपी की वजह से ही ये बिल्कुल अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं. सो आई थिंक यू गॉट इट दैट व्हाट इज क्लोन. इट इज अ कार्बन कॉपी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ asexual reproduction. And why they exhibit this similarity? Because they have the same genetic information coded in them and they possess the exact copies of DNA. That is the reason they are totally similar. Okay, next question. Why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? मतलब अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन स्पीशीज के अंदर हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो वो नेसेसरी नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो जो वेरिएशंस है वो अलाउ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डाइवर्स हैबिटेट्स में रहना, निचेस में रहना, मतलब उनको बेटर अडेप्टेशन सिखाते हैं. अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो जो स्पीशीज है मे रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया. तो जो स्पीशीज है वो पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी क्योंकि वो उसी को अडेप्ट कर पाएगी. और किसी कारण अगर ये एरिया का कंडीशन ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड हो जाए किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से या मैन मेड कॉज की वजह से, तो जो स्पीशीज है वो तो खत्म ही हो जाएगी, इट मे बी वाइप्ड आउट. सो हाउएवर कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो कि कुछ इंडिविजुअल्स में होते हैं जो उनको बेटर हेल्प करते हैं टू कॉलोनाइज द अदर हैबिटेट्स एंड सर्वाइव, जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो दूसरे क्लाइमेटिक उसमें भी रह पाए, हैबिटेट्स में रह पाए और सर्वाइव कर पाए. बट अगर वेरिएशन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में होगा तो देयर वुड बी अ वेरी लिटिल चांस फॉर इट टू सर्वाइव एंड द स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर. क्योंकि जो बेटर सर्वाइवल का रेट है ये स्पीशीज में होना चाहिए, जो वेरिएशंस है वो स्पीशीज के अंदर होने चाहिए, एक इंडिविजुअल के अंदर होने से वो आप कह लो कि वो पूरा फिटेस्ट नहीं हो सकता. इसीलिए वेरिएशन बेनिफिशियल है स्पीशीज लेवल पे बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स. आई थिंक यू गॉट इट कि वेरिएशन स्पीशीज में अगर आएंगे तो स्पीशीज बेटर अडेप्टेड होंगी, डाइवर्स कंडीशंस में भी रह पाएंगी, अगर उनका किसी का हैबिटेट खराब हो गया तो भी वो सर्वाइव कर पाएंगी, कॉलोनाइज कर पाएंगी बेटर वे में. बट अगर एक इंडिविजुअल के अंदर वो वेरिएशन है सिर्फ, तो वो स्पीशीज नहीं चला सकता एक इंडिविजुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the importance of DNA copying in reproduction? डीएनए कॉपिंग अभी हमने पढ़ा था कि क्लोन जो होता है उसके अंदर डीएनए कॉपिंग नहीं होता, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपीज डीएनए की जाती है. लेकिन डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस होता है इसी वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग. ये जो डीएनए कॉपिंग होता है ये पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाता है.
ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए कॉपी होता है रिप्रोडक्शन में, तो जो चेंजेस होते हैं, जो अकर होते हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, तो जो डीएनए कॉपिंग होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि मदर और फादर से दोनों से ही ट्रेट्स आते हैं, राइट? तो इसी वजह से ये कॉपिंग होता है. सो दिस लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशंस. इससे जीन्स, न्यू कैरेक्टर्स ब्लेंड होते हैं और जीन्स में भी वेरिएशंस दिखते हैं. और वेरिएशंस आपको पता है, इट लीड्स टू एवोल्यूशन. मतलब अगर यूजफुल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, सो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज. सो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इसलिए जरूरी है ताकि कैरेक्टर्स पास हो पाए, और दूसरा ब्लेंडिंग हो पाए ताकि जेनेटिक वेरिएशंस हो और बेटर सर्वाइवल हो स्पीशीज का. नेक्स्ट, colonies of yeast fail to multiply in water but multiply in sugar solution. जो यीस्ट होता है आपके पास, जिसको आप खमीर भी बोलते हो, उसकी जो कॉलोनीज है वो पानी में मल्टीप्लाई कर सकती है. पानी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, सॉरी, बट मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन. क्या कारण है? सो व्हेन द कॉलोनी ऑफ यीस्ट इज इन वाटर, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बट जब वो शुगर सॉल्यूशन में है तो उसको वहां पे न्यूट्रिशन मिलता है. अब यीस्ट को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, वो ग्रो करेगा और तभी उसमें क्या आएंगे? बड्स, क्योंकि इट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग. तो जब बड्स आएंगे तभी तो उसकी जो वो मल्टीप्लाई हो पाएगा और वो नई अपनी यीस्ट बना पाएगा. ठीक है, बट पानी के अंदर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ना न्यूट्रिशन होगी, ना एनर्जी होगी, ना उससे उसके बड्स आएंगे, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं होगा. So basically colonies of yeast fail to multiply in water because it doesn't get sufficient nutrition, so it doesn't grow, it doesn't have energy to grow, and also it fails to produce buds. Next question, illustrate with example the division and the fragmentation method of reproduction in living organisms. हमें फ्रैगमेंटेशन मेथड को पूरा एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैगमेंटेशन मेथड है ना, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हमें ये भी पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? यूनिपेरेंटल, जिसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है ना, और बिल्कुल जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज क्लोन ऑफ द पेरेंट. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक फिलामेंटस एल्गी या कह सकते हो आप, वो क्या करते हैं? वो ग्रो होते हैं पहले तो, they increase in their size, then they break up into small fragments, 2 या 3 pieces में वो डिवाइड हो जाते हैं. और हर फ्रैगमेंट की एबिलिटी होती है कि वो अपना लॉस्ट पार्ट रिगेन कर सकता है और उससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है. दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. तो मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, इट हैपेंस इन प्लानेरिया ऑल्सो. जैसे ये प्लानेरिया है तो इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स. लेट्स से ये 2 पार्ट में मिडल, फ्रंट पीस, मिडल पीस और ये टेल पीस हो गया. और जब इनको न्यूट्रिशन मिलेगी तो इसके पास मिडल और लास्ट पार्ट नहीं है, तो इट विल रीजनरेट इट्स पार्ट. ठीक है, इसके पास फ्रंट और लास्ट वाला पार्ट नहीं है, इट विल रीजनरेट बोथ. और इसके पास मिडल और वो नहीं है, ये भी रीजनरेट कर लेगा. सो दे हैव द पावर ऑफ गेटिंग फ्रैगमेंटेड, मतलब पार्ट्स में टूटना, एंड देन रीजनरेटिंग देयर लॉस्ट पार्ट. तो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कि जिसमें आप प्लांट के पार्ट्स को यूज करके नए प्लांट्स लगा सकते हो. सो वी नीड टू राइट 2 एडवांटेजेस. सो 2 एडवांटेजेस आर, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत इजी होता है, फास्टर मींस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और ये उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. जो सेक्सुअली, सपोज अगर कोई प्लांट है उसके सीड्स नहीं बनते हैं तो उसको आप प्लांट पार्ट को यूज करके आगे प्रोपोगेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. जो रिप्रोडक्शन है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो स्पीशीज है, इट ऑक्यूपाइज अ वेल डिफाइंड निच एंड इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में एक वेल डिफाइंड हैबिटेट होता है हर स्पीशीज का, अकॉर्डिंग जहां पे वो
अपनी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस प्रैक्टिस कर पाती है। अब जब रिप्रोडक्शन होती है तो जो कॉपीज होती है डीएनए की, इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये भी आपको पता है। और ये जो कॉपिंग होती है टेक्स प्लेस विद कॉन्सिस्टेंसी इन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और यही इंपॉर्टेंट है ताकि बॉडी डिजाइन और फीचर्स आगे सेम रहे आगे ऑर्गेनिजम्स में भी, विच अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निच। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। तो इस क्वेश्चन को और मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। हर स्पीशीज एक वेल डिफाइंड निच में रहती है इकोसिस्टम में, जहां वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। अब रिप्रोडक्शन की टाइप कॉपी ऑफ डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। कॉपी ऑफ डीएनए जो होती है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी बॉडी डिजाइन और जो कुछ है वो मेंटेन कर पाएगा ऑर्गेनिज्म, जो कि उसको उसी पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो और डेवलप होने के लिए सही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन दी मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, तभी तो वो उसी हैबिटेट के अंदर वेल सर्वाइव कर पा रहे हैं और पॉपुलेशन की स्पीशीज में स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। Next question. Name the mode of reproduction of the following organisms and state the important feature of each mode. आपको बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। ए प्लानेरिया, बी हाइड्रा और सी राइजोपस। प्लानेरिया के अंदर अभी हमने डिस्कस किया रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन फॉलोड बाय रीजनरेशन। अकेला आप वो नहीं लिखोगे, उसमें फ्रैगमेंटेशन फॉलोड बाय रीजनरेशन लिखोगे। हाइड्रा के अंदर बड्स बनते हैं, तो it reproduced by a sexual method called budding, और राइजोपर्स में स्पोर फॉर्मेशन से होता है, so sporulation is the mode. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फीचर भी बताना था। तो इंपॉर्टेंट फीचर, प्लानेरिया आपको पता है कि बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड होगा और फिर हर पार्ट अपना रीजनरेट कर लेगा लॉस्ट पार्ट। हाइड्रा के अंदर हाइड्रा विल ग्रो इन साइज, है ना, और फिर उसके अंदर एक बड डेवलप होगा। जब ये बड पूरा बन जाएगा, इसमें भी टेंटिकल्स आ जाएंगे, डिटैच हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन में एक नया हाइड्रा बना देगा। राइजोपस जो होता है, राइजोपस का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, स्पोरांजियोफोर होता है, इसमें स्पोर्स होते हैं बेसिकली। तो जब ये स्पोर्स पूरे बन जाएंगे तो वो शेड ऑफ हो जाएंगे और जहां गिरेंगे वहां पे फेवरेबल कंडीशन जिस स्पोर को मिलेगी, इट विल फॉर्म द न्यू स्पोरांजियम। Okay, so this is sporulation. So they reproduce by regeneration, budding and sporulation. Next, reproduction is essentially a phenomenon that is not for the survival of an individual but for the stability of the species. Justify. ऐसा ही क्वेश्चन कुछ अभी हमने पहले भी किया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है इसके अंदर ताकि आपको पता रहे कि वैसे फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहां बोला है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल फिनोमिना है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने के लिए। तो अभी हमने किया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर पाए और उनका ग्रोथ हो पाए। ये एनर्जी उनको कहां से मिलती है? बाय द लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इनसे। तो इसलिए ये फिनोमिना जो है वो बहुत एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। कंपेयर टू द लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन is not that essential for the survival. Okay, it is basically important for just for the continuity of the generation. जीने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है, वो लाइफ प्रोसेस जरूरी है, बट कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि उस समय डीएनए कॉपिंग होती है रिप्रोडक्शन के टाइम और वो आगे पास ऑन होती है और उससे सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक स्पीशीज की स्टेबिलिटी अटेन करने में हेल्प कराता है। अच्छा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिकली। तो फिर भी एक बार मैं आपको, अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे था, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। जो प्लांट सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स, बड, स्टेम, लीव से कर सकते हैं। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये नेचुरल या आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है। नेचुरल जो होता है उसमें पोर्शन ऑफ पेरेंट प्लांट खुद ही गेट्स डिटैच्ड और इस पोर्शन से नया प्लांट उग जाता है। जैसे रूट्स के थ्रू स्वीट पोटैटो, डेलिया ये प्रोपोगेट करते हैं। स्टेम के थ्रू पोटैटो, बनाना, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। लीव्स के थ्रू ब्रायोफाइलम, बेगोनिया इनके अंदर होता है। ठीक है, और ऐसी आर्टिफिशियली करें, आर्टिफिशियली मतलब आप कट कर रहे हो और फिर प्रोपोगेट कर रहे हो। ओके, नेम अ प्लांट इन विच लेयरिंग प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट।
अब लेयरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेक्सुअल मेथड, और ये कहाँ किस किस में होती है, लेमन, रोज, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो बेसिक लेयरिंग होती क्या है, लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास मेन प्लांट है और इसका रूट है ना, तो आप क्या करते हो, इसकी स्टेम को पुल करके इसकी स्टेम के कुछ पार्ट को कवर कर देते हो। सो इसमें साइड ब्रांच जो होती है उसको एक्सटेंड करके पोर्शन ऑफ इट इज बरीड इन द मड। आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हो, आप बाउंड लेयरिंग भी कर सकते हो। बाउंड मतलब आप सॉइल में दबा रहे हो, एयर मतलब आप उसके ऊपर कुछ बांध रहे हो और कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दो, और फिर हम देखेंगे कुछ दिन के बाद जब उसको खोलेंगे कि उसी पोर्शन के अंदर ये देखो रूट्स डेवलप हो जाएंगी, तो फिर हम इसको यहाँ से कट करके एज अ सेपरेट प्लांट हम इसको लगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, नया प्लांट बन गया। सो दिस इज लेयरिंग, और ये आपको किस किस में दिखती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, लेमन में, रोज में भी हो सकती है, जैस्मिन में भी और स्ट्रॉबेरी में भी। आई होप यू गॉट इट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज लेयरिंग। Okay, next, we can develop new plants from the leaves of bryophyllum. Comment. और नेक्स्ट पार्ट है क्यों हम बना सकते हैं ब्रायोफाइलम से न्यू प्लांट, क्योंकि जो ब्रायोफाइलम होता है ना बच्चे, उसके जो लीफ होता है ब्रायोफाइलम का, उसके लीफ पे बड्स होते हैं, उसके लीफ पे क्या होते हैं, बड्स होते हैं इस तरीके से, और ये जो बड्स है ये डिटैच होकर जहां गिरते हैं फेवरेबल कंडीशन में ये न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। So bryophyllum reproduce this way. Okay, next topic start करते हैं, reproduction in flowering plants. अब देखते हैं कि इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा समझाना है बाय यूजिंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। सो लेट मी टेल यू, ये जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बुलाते हैं, और ये किसमें होती है, इट हैपेंस इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, फ्लावर। और जो एक फ्लावर होता है उसमें देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके स्टॉक को बोलते हैं हम पेडिसिल, उसके ऊपर ये जो पोर्शन है रिसेप्टिकल, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं तो उनको बोलते हैं सेपल्स, ये ब्राइटली कलर जो आपको पर्पल दिख रहे हैं वो क्या है, पेटल्स। और इसके अंदर ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, इसको भी हम डिटेल में भी करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो, दे फॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनको डिटेल में देखते हैं। सो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम गायनोशियम भी बुला देते हैं, इसको हम क्या बुला सकते हैं, और गायनोशियम, ठीक है। बेसिकली सारे जो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का एक कॉमन नेम बन जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ये ओवरी है, देन वी हैव स्टाइल, द सिलेंड्रिकल ट्यूब, एंड दिस इज स्टिग्मा। ओके, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, जैसे ये प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा पे लगे होते हैं इस तरीके से ओव्यूल्स, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम स्टेमन बोलते हैं, इसको एंथर भी बोल देते हैं, एंड ग्रुप ऑफ एंथर्स दे आर कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ एंथर्स को आप क्या बोल सकते हो, एंड्रोशियम। एंड इट कंसिस्ट ऑफ दिस फिलामेंट, इसके ऊपर इस तरीके से ये एंथर का लोब रहता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ द मेल गेमीट, पोलन ग्रेन्स। तो फीमेल गेमीट जो प्लांट्स के अंदर है दैट इज ओव्यूल, और मेल गेमीट क्या है, पोलन ग्रेन्स। अब अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो ओव्यूल इस तरीके से होता है, उसमें 3 सेल्स, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 3 सेल्स इस तरीके से रहते हैं इसके अंदर, और 3 सेल्स ही यहाँ पे रहते हैं। इन 3 सेल्स को आप बोलते हो एंटीपोडल सेल्स, ये जो तीनों है इधर। और जो ये वाले सेल्स है, इनमें ये जो नीचे वाले सेल्स है इनको बोलते हो आप सिनर्जिड्स, और ये जो ऊपर वाला सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। और यहाँ पे बीच में 2 सेल्स फ्यूज होते हैं आपस में, एंड दे फॉर्म द पोलर न्यूक्लियाई। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें, इसके ऊपर लेयर्स होती है बेसिकली इस तरीके से। सो इट हैज अ लेयर, 1 लेयर लाइक दिस, एंड ऑल्सो द अनदर लेयर, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लेयर होती है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड ऑफ अंदर की तरफ न्यूसेलस और बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट। और ये जो स्टॉक है, दिस इज कॉल्ड एज
फ्यूनिकल। ये पूरा ओवम का स्ट्रक्चर होता है इंटरनल। ओके, ऐसे ही पोलन ग्रेन का देख लेते हैं। पोलन ग्रेन हमें इस तरीके से दिखता है, ठीक है, हॉर्नी होता है। और पोलन ग्रेन में अगर आप देखो तो एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं अंदर वाली लेयर इंटाइन, उसके ऊपर हॉर्नी लेयर होती है। दिस हॉर्नी लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में एक ट्यूब सेल होता है, एक ट्यूब सेल, और दो होते हैं मेल गैमीट्स, 2 आर मेल गैमीट्स। ये हमारा मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाना। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, मतलब अलग अलग एक का एंथर से पोलन दूसरे के स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पे जा रहे हैं, या ये सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे, किसी भी कारण, किसी भी एजेंसी से जब पोलन ग्रेन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है तो उससे यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, पोलन स्टिग्मा पे आता है। जैसे ये आपके पास स्टिग्मा है, ठीक है, ये आपके पास पूरा ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्वेल अप हो जाता है। इसके स्वेल होने से जो इसकी आउटर लेयर थी एक्साइन, वो रप्चर हो जाती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, और जो इंटाइन होती है वो इस तरीके से प्रोट्यूड होकर क्या बना देती है, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब पहले छोटी होती है, फिर ग्रो करती रहती है और एक पूरी एक लॉन्ग ट्यूब हो जाती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, आपका ट्यूब सेल और 2 मेल गैमीट्स भी इसी के टिप पे आ जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस, ये पोलन ट्यूब ग्रो होती रहती है और एक दिन यहां से माइक्रोपाइल वो पॉइंट था जहां पे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था ओव्यूल के, इसके अंदर एंटर हो जाती है इस रूट से, और इसके अंदर जो ट्यूब सेल और 2 मेल गैमीट है वो एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर ऑलरेडी ये सेल्स थे जो हमने पढ़े थे, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, एक्सेल और पोलर न्यूक्लियाई, इसके अंदर वो रिलीज कर देती है। क्या रिलीज करती है, 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब सेल। एंटर होते ही एक मेल गैमीट एक्सेल के साथ फ्यूज करता है और बनाता है जाइगोट। इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बुला सकते हैं। जब अगर जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए तब दूसरा मेल गैमीट एक और पोलर न्यूक्लियाई जो कि बीच में फ्यूज सेल था उसके साथ फ्यूज होता है और बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ये जाइगोट इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो होता रहता है, और ग्रो होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फाइनली क्या बना देता है, सीड। और सीड को जब आप सो करते हो इट फॉर्म सीडलिंग। तो ये देखो, ये क्रॉस था, पहला मेल गैमीट एक्सेल के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और उसके बाद अगर जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए तभी, नहीं तो नहीं होगा ये, तो दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। अब इस प्रोसेस में 3 सेल फ्यूज कर रहे हैं। देखो, पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल से बना हुआ है और मेल गैमीट मतलब 1 सेल, तो बेसिकली 3 सेल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहलाते हैं। उसके बाद ये जो जाइगोट है वो न्यूट्रिशन लेता है इस एंडोस्पर्म से और क्या बनाता है, एम्ब्रियो, एंड फाइनली फॉर्म सीड विच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। और फिर जब आप इस सीड को सो करते हो और इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये बना देता है सीडलिंग, एंड देन अ फुली ग्रोन प्लांट इज formed. This is how the fertilization happens in angiosperms, or you can say it is an act of sexual reproduction in plants. आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म, उसको आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हो। अब इसमें 2 फर्टिलाइजेशन हुई, इसलिए प्लांट्स में आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक तो आपने सिनगैमी देखा और आपने दूसरा ट्रिपल फ्यूजन देखा इसके अंदर। अब और भी क्वेश्चन रिप्रोडक्शन प्लांट्स पे पूछे जा सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड गिव वन एग्जांपल। तो स्टेमन्स और कार्पल्स जो होते हैं आपको पता है प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये आपके पास फिलामेंट, एंथर, लोब करके है ना, और पोलन ग्रेन्स, और आपके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी,
ये पूरा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी के करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाती है। अब जो प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं कि उनमें दोनों सेक्सेस है। जैसे अभी रोज हो गया, लिली हो गया। बट अगर कोई सिर्फ मेल पार्ट होता है किसी के अंदर या फीमेल पार्ट होता है, उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली पॉलिनेशन का तो मतलब है, आपको पता है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचना। कहां पहुंचना? स्टिग्मा पे। अब पॉलिनेशन दो तरह की हो सकती है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ का मतलब जो पोलन ग्रेन है वो स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर क्या है, मतलब एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के अंदर मेल गैमीट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, और जो एंथर है वो उसी के स्टेमन से निकल के उसी के स्टिग्मा पे पहुंचे है। या फिर सेम प्लांट का एक अलग फ्लावर, मतलब सपोज अगर मैं आपसे कहूँ ये एक प्लांट है, इस पे एक फ्लावर है और इसका एक फ्लावर है, तो यहां से यहां पहुंचने को भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और इसका इटसेल्फ पहुंचने को भी सेल्फ कहते हैं। क्रॉस, जब जो एंथर है वो मतलब स्टिग्मा एक फ्लावर का है, एक प्लांट के फ्लावर का, और जो स्टेमन है वो अलग फ्लावर का है। तो मींस जब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होती है देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इन टोबैको प्लांट द मेल गैमीट्स हैव 24 क्रोमोसोम्स। टोबैको प्लांट में मेल गैमीट जो है उसमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल गैमीट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट। सो लेट मी टेल यू कि हमेशा जो सेक्स सेल्स होते हैं हमारे, जो गैमीट्स होते हैं, वो फ्यूज करते हैं और हमेशा फ्यूजन के बाद जो पहला सेल बनता है वो जाइगोट बनता है। एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, मतलब अगर इसमें क्रोमोसोम का नंबर n है तो जाइगोट के अंदर नंबर 2n होता है, डबल होता है उसका। अब यहाँ पे आपको बोला मेल गैमीट में 24 है, लेट्स से मेल गैमीट में 24 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें फीमेल गैमीट में भी कितने होंगे? 24, क्योंकि स्पीशीज के अंदर सेम रहते हैं। और जाइगोट के अंदर कितने होंगे? 24 into 2 that is 48. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल गैमीट वुड बी सेम एज दैट ऑफ मेल गैमीट, क्योंकि वो सेम स्पीशीज से है। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट वुड बी डबल बिकॉज जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. Diploid is something which carries double set of chromosomes, or you can say which carries full set of chromosomes. List 2 reasons for the appearance of variations among the progeny formed by sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे प्रोजेनी बनती है उनमें वेरिएशंस क्यों आते हैं? तो वेरिएशंस जो आते हैं बेसिकली वो किस कारण आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. इनमें न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जीन्स का, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, मतलब न्यू जीन्स मिक्स भी होती है और न्यू ब्लेंडिंग भी होती है. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मदर एंड फादर, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, एग एंड स्पर्म जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जो फ्यूजन हो रहा है उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, तो इस वजह से भी वेरिएशंस आते हैं. अगला क्वेश्चन है, ये फिगर दे रखी है आपको और आपको 4 पार्ट्स को आंसर करना है. नेम द पार्ट मार्क्ड एज ए इन द डायग्राम. ए पार्ट क्या है वो हमें बताना है. हाउ डज ए रीच बी? ए बी तक कैसे पहुंचेगा? स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी. इसका क्या इंपॉर्टेंस है सी? एंड व्हाट हैपेंस टू पार्ट मार्क्ड एज डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा पार्ट ए है डायग्राम में, दैट इंडिकेट्स द पोलन ग्रेन. इट इज पोलन ग्रेन एंड पोलन ग्रेन वी नो इज अ मेल गैमीट. और आपको ये भी पता है इसमें इंटाइन लेयर होती है, बाहर एक्साइन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ट्यूब सेल होता है और 2 मेल गैमीट होते हैं. एंड पॉलिनेशन के प्रोसेस से ये स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है. नेक्स्ट, हाउ डज ए रीच बी? ए बी तक कैसे पहुंचता है? थ्रू पोलन ट्यूब. इट रीचेस थ्रू पोलन ट्यूब, क्योंकि आपको पता है जब ये यहाँ डिपॉजिट होता है इट एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट, स्वेल हो जाता है, इसकी एक्साइन टूट जाती है और जो इंटाइन है वो प्रोट्रूड कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब के थ्रू ये अपने कंटेंट को यहाँ तक पहुंचाता है. State the importance of part C. Part C is a pollen tube. It takes the tube cell and the male gamete and pour it into the embryo sac where the fertilization occurs. Next, what happens to the part marked as D? जो बाद में बचे cells है उनका क्या होता है?
they all degenerate. जब आपके पास जाइगोट और एंडोस्पर्म बन जाता है तो एक्सेल और मेल के मीट मिलके जाइगोट बनाते हैं और मेल के मीट और पोलर न्यूक्लियाई बनके एंडोस्पर्म बनाते हैं. तो उसके अलावा जो भी सेल्स बचते हैं इसके अंदर, दे ऑल डीजेनरेट. वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw a diagram showing germination of pollen on the stigma of the flower and mark on it the following parts: pollen grain, pollen tube, stigma and female germ cell. तो सबसे पहले पोलन ग्रेन, तो ये जो डिपॉजिट हुआ दिस इज पोलन ग्रेन. दूसरा आपको मार्क करना है पोलन ट्यूब. तो आपको पता है कि ये जो लॉन्ग ट्यूब निकल रही है इसमें से, दिस इज पोलन ट्यूब. नेक्स्ट आपको मार्क करना है स्टिग्मा. तो स्टिग्मा आपको पता है अपर पोर्शन होता है. स्टिग्मा इज द अपर पोर्शन ऑफ दिस फीमेल पार्ट. दिस इज स्टिग्मा वेयर इट गेट्स डिपॉजिट. और उसके बाद आपको मार्क करना है फीमेल जर्म सेल. तो फीमेल जर्म सेल्स कौन सा है? अंदर जो एक सेल है दैट इज अ फीमेल जर्म सेल्स. सो यू हैव टू स्टडी दीज डायग्राम्स थॉरली. ओके, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑब्वियसली ये जो ट्यूब है इट कैरीज द ट्यूब सेल एंड द मेल गेमीट एंड टेक इट टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक. और पोलन ट्यूब ही तो होती है जो कि माइक्रोपाइल से एंटर होती है और सारे कंटेंट्स को पोर करती है. So basically pollen tube take its origin from the intine of the pollen grain. क्योंकि एक्साइन तो फ्लेक्सिबल होती ही नहीं है, तो इंटाइन ही जो होती है वो ग्रो होकर क्या बन जाती है? पोलन ट्यूब. इट ग्रोज थ्रू द स्टाइल, वो स्टाइल से भी ग्रो करती है और माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल से एंटर हो जाती है और मेल न्यूक्लियाई और साथ में आप ट्यूब सेल भी लिख सकते हो, वो ओव्यूल के अंदर डालती है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the parts of flower that develop after fertilization into seed or fruit. फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो सीड बनाता है और फ्रूट बनाता है? तो यू शुड नो कि जो ओव्यूल है ना आपका, दैट टर्न्स इनटू सीड, और जो आपकी मैच्योर ओवरी होती है प्लांट की, दैट डिवेल्प्स इनटू फ्रूट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू सीड एंड ओवरी डिवेल्प्स इनटू फ्रूट. ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, why cannot fertilization take place in flowers if pollination does not occur? मतलब अगर पॉलिनेशन ना हो तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेटिंग ऑफ मेल गेमीट विद फीमेल गेमीट एंड दे मेट टू फॉर्म द फर्स्ट सेल जाइगोट. अब मेटिंग के लिए क्या प्रेजेंट होने चाहिए? मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. तो इसलिए पॉलिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पोलन ग्रेन्स जब तक स्टिग्मा पे डिपॉजिट नहीं होंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में मिलेंगे नहीं. सो to carry out the fertilization process, that is the mating of male with female gamete, pollination is important because it makes the pollen grains from the anther to reach the stigma of the flower, from where they form the pollen tube and that act as a passage जिसके through आप कह सकते हो कि जो pollen grain है वो किसी के साथ मेल गेमीट है जो वो फ्यूज कर पाता है एग सेल के साथ. सो विद दिस हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स भी खत्म हो गया है. अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे देखिए, ड्रॉ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. 1. Which organ produces ovum? 2. Where does fertilization take place? 3. Where does implantation of embryo take place? अब देखो यहाँ पे आपको एक ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी देना है और इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आंसर भी करना है. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो क्योंकि फिर आप उन पार्ट्स का प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाओगे. अब आप देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो मेन पार्ट होता है दैट इज ओवरी. फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और एक राइट पे. आप देखो ओवरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन होता है. ओवरी के अंदर क्या होता है? एग फॉर्मेशन, मतलब ओवम प्रोडक्शन होता है, विच इज फैसिलिटेटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन. ठीक है, तो बहुत से एग्स ओवरी में बनते हैं बट मंथली एक ही एग मैच्योर होता है. ओके, और ये जो एग फॉर्मेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14 years of age, 12 to 14 बेस रफली 12 to 14
ईयर्स ऑफ एज से ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है. सो वन एग गेट्स मेच्योर फ्रॉम द ऑल्टरनेट ओवरी. ठीक है, हर मंथली वाइज ऑल्टरनेट मंथ पे ऑल्टरनेट ओवरी से एग मेच्योर होता है. Then we have this part. You can see that this is a tubule-like structure and it has got a fingers on its tips. These fingers are called as fimbriae. इनको हम क्या बुलाते हैं? They are called as fimbriae. And these tubes, they are oviduct, or we can call it as fallopian tube. या तो आप fallopian tube बुला सकते हो इसको, या फिर oviduct. It leads into a sac-like structure. You can see that this is a sac-like structure, and this sac is uterus. This sac is uterus. और इसके outer side पे ये जो चीज है, this is the uterine wall. This is the uterine wall, this one, and this outer is the lining, uterus lining and uterus wall. Then there is a cap of vagina, and this cap of vagina, this point is called as cervix. Okay, or you can say this is neck of uterus. We have both the terms used for cervix, cap of vagina or the neck of uterus. And then we have this outer exposed part which is called as vagina, and this is a opening of vagina. Okay, so this is how you draw the reproductive female system. Now in this you need to answer. So the diagram we have already understood. And which organ produces ovum? So you can write here the organ which produces ovum is none other than ovary, and ovum production is facilitated by a hormone, female reproductive hormone, that is estrogen. Where does fertilization occurs? So let me tell you, like sperms are released into the female vaginal tract, right? They move and they fuse with egg in one of the side of fallopian tube. So we can write here that fertilization occurs in fallopian tube, or you can say in oviduct. And if I talk about implantation, implantation refers to the fixing of zygote into uterine wall. Fixing of zygote into uterine wall is termed as implantation. And when the zygote gets implanted here, it takes up the nutrition, that means placenta develops here, and embryo transforms into fetus. So implantation happens in this region here, that is in the uterus. It happens in the uterus. So let's write here that implantation of embryo takes place in uterus. Okay, now let's move on to the next question. So next question says, list two functions of ovary of female reproductive system. We know that we have ovary, so we need to write the two functions of ovary. So first function of ovary is oogenesis, that is the formation of egg. Oogenesis, which means the formation of egg. And second function is to produce hormone, female reproductive hormone, which is estrogen. And you know that the function of estrogen is it facilitates egg production, and also it helps in the development of secondary sexual characters in females, like we have soft skin, soft voice, pubic hairs. So these all are feminine features, feminine characters basically, which makes the person to possess those feminine features. Okay. What changes are observed in the uterus if fertilization does not occur? Now, if I talk about fertilization, it refers to the mating of sperm with egg. It refers to the mating of sperm with egg to form zygote, and later the zygote gets implanted, which is and where it turns into, due to the implantation and the placenta formation, it let me write placenta formation. It transforms into fetus, and when it is fully developed, when the fetus is fully formed, it is delivered out and we call it as a newborn baby. But what happens if the fertilization doesn't occur? अगर हो ही ना fertilization, तो zygote नहीं बनेगा, ना ही embryo बनेगा, ना mating होगी, ना fetus होगा, ना baby होगा. Then what happens? What changes do you see in the uterus? So let me tell you, then see, whenever the ovum is formed, there is two fate of ovum. Either it will get fertilized, or
it will remain unfertilized and will undergo a process of menstruation. So that means if the fertilization doesn't occur, it undergoes a process of menstruation. So what is it? You know that at the age of 12 years, that is at the time of puberty, ovum production starts in the females. Okay, so egg starts forming in the female's ovary. Now, usually one ova is released in the fallopian tube after 28 days. आई हैव टोल्ड यू कि हर एक ही एग होता है जो मेच्योर होता है ऑल्टरनेट ओवरी से, एंड वंस इट गेट्स मेच्योर it is ovulated. It is ovulated. And what is ovulation or ovulated means? It means the release of egg from ovary into fallopian tube. It means the release of egg from ovary into fallopian tube. जब ovulation हो जाती है, मतलब egg यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे जैसे 1 से 14 दिन तो egg बनने में लग जाते हैं ओवरी में. 14th डे ओव्यूलेशन होती है, मतलब एग फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है. 14 डे से 28th डे तक यहीं पे एग ग्रो होता है साइज के अंदर. इट अंडरगोज मियोसिस 2, और ये जो यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है और उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. मींस यूट्राइन वॉल स्टार्ट्स थिकनिंग अप. ओके, देन यहाँ पे 14 से लेकर 28 डे तक ओवम वेट करता है फॉर द स्पर्म. बट इफ इट डजंट गेट फर्टिलाइज, देन व्हाट हैपेंस? इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज, तो जो थिक वॉल्स होती है यूट्रस की, जो 14 दिन तक पूरी थिकनिंग हुई होती है, उसमें ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं. अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स, द एग, the thickened uterine wall along with the blood vessels, it get burst out and it is bled out from vagina in the form of menstruation. It is bleeded out in the form of blood, and this process is called as menstruation. And it occurs 14 days after ovulation. So 14 days पे basically release हुआ, और फिर 14 दिन और वहां पे 14 to 28 day, मतलब कितने टोटल दिन हुए? 14 दिन ही हुए ना. तो 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन ये ब्लीडिंग हो जाती है, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज. और फिर 5 डेज के बाद, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, यूट्राइन वॉल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप अगेन सो दैट इट कैन रिसीव द नेक्स्ट ओवम. एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. सो देयर आर बेसिकली 2 phases where the ovum gets fertilized and the other where the ovum doesn't get fertilized and undergo menstruation process. So the cycle of menstruation is repeated after every 28 days, and the period when it begins, the beginning of menstruation, that is at the age of puberty, that period is called as menarche. And the stoppage of menstruation occurs at 50 years of age, and after this the female is not able to form the eggs, and it is called as menopause. And lot of hormonal changes take place during menarche as well as at menopause. Okay, next question can be, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? एम्ब्रियो को मदर की बॉडी में नरिशमेंट कैसे मिलती है, कैसे वो नरिशमेंट लेकर कैसे फीटस में डेवलप होता है? सो एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड. जो एम्ब्रियो होता है उसको खाना कहाँ से मिलता है? मदर के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू विच इज प्लेसेंटा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लेसेंटा हमारा टेम्पररी फॉर्म टिश्यू होता है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ओके, तो जो प्लेसेंटा होता है, इट इज डिस्क लाइक टिश्यू विच डिवेल्प्स. कहाँ पे डिवेल्प होता है? बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड एम्ब्रियो. जैसे आपको पता है ये यूट्रस था, ये बाहर वॉल थी, तो यूट्राइन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में यहाँ पे वो डिवेल्प होता है. एज मदर ईट्स, जैसे मदर खाना खाती है, द फूड पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. हमें पता है जो भी खाना हम खाए या कोई प्रेग्नेंट मदर खाए तो उसमें खाना डाइजेशन का मतलब ही क्या है? वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है. फिर ये न्यूट्रिएंट्स आपको पता है ब्लड के अंदर आ जाते हैं और ब्लड से वो सारी बॉडी सेल्स में जाते हैं. So these nutrients travel through the mother's bloodstream and get exchanged with the bloodstream of the fetus and through placenta. किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू. That is the reason placenta is the essential tissue for the for maintaining the pregnancy and also developing the fetus or giving birth to a child. Okay,
Why are testes located outside the abdominal cavity? As you can see this picture, these are testes. These are testes. So basically testes are the male gonad. I'll write here. Testes refers to the male gonad, and gonad means reproductive organ. So testes is a male gonad, and it produces the male gamete, which is called as sperm. It produces male gamete. Gamete basically refers to the cell which actually participate in fertilization. So this is male gamete, and you can see that testes are not inside the abdomen. They hang into a pouch-like structure which is called as scrotum. Now, why testes descend into the sac scrotum, or you can say why they are located outside? The reason being, the main function of testes is spermatogenesis, which refers to the formation of sperm, and for this it requires 2 to 3 degrees Celsius less temperature than the body temperature for making the sperms, and that appropriate temperature is provided by the sac that is called as scrotum. So scrotum provides the appropriate temperature to testes, which facilitates the formation of sperm, and that is the reason it is located outside the abdominal cavity, and it is one of the important questions. So I give you the idea about the parts also which are present in male reproductive system apart from this. So it consists of testes. A pair of testes descend into scrotum, and we have already discussed scrotum is a membranous structure जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देता है than body temperature required for spermatogenesis. Apart from this, you can see like the male parts, scrotum, testes, epididymis, where sperms are temporarily stored. We have urethra, or you can say it is a common urinogenital duct for the excretion of urine and secretion of sperm. Vas deferens is a duct which carries sperms. There is a gland called as bulbourethral gland. We have prostate gland also, seminal vesicle also, and we have a bladder also. So these are the parts associated with male reproductive system. Okay, next question. What would be the ratio of chromosome number between an egg and its zygote? How is the sperm genetically different from the egg? So this question has got 2 parts. Let's discuss first. What would be the ratio of chromosome number between egg and its zygote? So let me tell you, like if I talk about egg is the sex cell. X is the sex cell. And sex cells are haploid. Which means they contain just half set of chromosomes. For example, if our body, like all the cells in a body are called as somatic cells, and they possess 23 pairs of chromosome. But if we will focus on the sex cells, egg or sperm, they will carry just 23 chromosomes. Because somatic cells are diploid, that means they have full set of chromosomes, but sex cells are haploid to restore the chromosome number in the species. And if we talk about zygote, we know that zygote is formed when sperm and egg fuse, and zygote is always diploid. Because it inherits 23 chromosomes from the egg and 23 chromosomes from the sperm. So you may write like this: the ratio of chromosome number between egg and zygote. Obviously, egg is haploid and zygote is diploid. So the ratio would be 1:2. Egg is a female gamete and it has a haploid number, that is half set of chromosome. During fertilization, it fuses with male gamete, which is again haploid, to form a zygote, which is diploid. So sperms are, and the second part, how is the sperm genetically different from the egg? So sperms and eggs are genetically different in terms of the nature of the sex chromosome. If you talk about eggs are the sex cells which are present in females, and they have chromosome XX. Right? And if we talk about sperm, they contain the sex chromosome as XY. So XX is present in females and XY is present in males. Now we have the question where we need to define the following important terms, and the terms are ovulation, fertilization, implantation, gestation period and parturition. Let me tell you, these are very, very important terms, and this question can also occur in a way like what changes occur in the female reproductive tract.
और what are the post fertilization events. तो question can be asked in any way. तो इसीलिए question मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आप लोगों को ये terms अच्छे से पता लग जाए. So let me tell you, if I talk about ovulation, so ovulation is the first event, okay? And क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर एग बनते हैं, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाते हैं, ऑल्टरनेट ओवरी में एग्स बहुत सारे बनते हैं. एग्स आर फॉर्म्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक ही एग मेच्योर होता है, मीन्स ऑल्टरनेट मंथ में एक एग मेच्योर होता है ऑल्टरनेट ओवरी से. तो जब वो एग होता है, so it is released from ovary into fallopian tube. This process is called as ovulation. और जैसे ही बच्चे ovulation होती है ना, यूट्रस की वॉल थिक होनी शुरू हो जाती है. We can say that ovulation starts occurring from the time of menarche and it occurs every month. Okay. Now moving on to the another event, the term that is copulation. Copulation refers to the intercourse. Copulation refers to the mating of male with female, and it is a intercourse where semen is injected into the female's vaginal tract, and in one secretion there are million of sperms. So you should be familiar with this also. Okay. Next we have fertilization. Fertilization refers to fusion of sperm and egg, and whenever the sperm and egg fuse, I've been telling you that they give rise to the first cell which is zygote. So wherever the fertilization takes place, whether in plants or in us or in animals, in any species, the first cell formed after fertilization is always zygote, and keep in mind zygote is always diploid. Okay, and where does the fertilization occur? It occurs in the fallopian tube. And as a result, a diploid zygote is formed. And you can see in this picture, this is the sperm and this is the egg. It is fusing the egg, and you know how it fuses. If we look at the structure of sperm, it has acrosome on its tip. This acrosome has hydrolyzing enzyme, and it is capable of lysing the ovary wall. Sorry, the egg wall. Okay, so when it lies the egg wall, then the nucleus of sperm and egg fuse and it forms the cell like shown in the figure. This is a zygote, and you can see that it contains nucleus of both sperm and egg, and that is the reason it is diploid. Okay, next up we have implantation. Once the zygote is formed, it grows in size and it starts moving, and then it fixes itself into the uterine wall. This is how it fixes into the uterine wall. And please remember, when the zygote is in the developing stage, we may call it as embryo. The correct word would be embryo. And this takes just after a few days of fertilization. So implantation refers to the fixing of zygote into the uterine wall. And after that, the temporary formed tissue is formed which provide the nutrition to the growing embryo or the developing zygote, we can say. And placenta is actually a nutritive tissue, helps in, it extract the nutrients from the mother's body and put into the blood of the fetus body, right? And in turn it provides the nutrition. And you can see that through umbilical cord it is connected. Then we have gestation period. We know that like in humans, the total time period from the formation of zygote to the time when the fully grown baby is delivered out is called as gestation period, and it takes about 9 months 9 days. It takes about 9 months 9 days. So gestation period refers to the period where the zygote turns into a fully grown fetus. That is a gestation period. Okay, then the last event, which is parturition. Parturition means expelling the fully grown baby from the mother's body. जो डिलीवरी होती है बच्चे की, जिसमें बच्चा मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, that is parturition. And you can see that in this picture it is connected through umbilical cord with mother. So this cord is cut, and this cord persists in a child as navel. It persists as a navel. So this is parturition. अच्छा बच्चे, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. This is the Arihant's book. Okay, आपने देखा ये 2022 टर्म 2 पे बेस्ड है. अब इस बुक के अंदर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर की अगर मैं बात करूं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 34. प्लीज ओपन इट. आप अपनी बुक्स खोल लो एक बार. अब देखो 34 पेज पे इसकी पहले तो थ्योरी दी है, बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल परफेक्टली अलाइन थ्योरी दी हुई है. एंड आफ्टर दैट यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं.
उसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर सीबीएसई के फॉर्मेट पे ये बुक बनी हुई है। एंड देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देखो ऑन पेज नंबर 47 you have got the explanations for the objective and then you followed by the subjective explanation। और उसके बाद चैप्टर का टेस्ट बना हुआ है 53 पेज पे। सी हियर, सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो, पहले ये पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद अपनी बुक को खोल लो, सबके पास होगी। अगर ये बुक नहीं है तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप ये बुक ले लो, क्योंकि ये बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा आपको इस बुक का। एंड आफ्टर दैट बच्चे इसकी पूरी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अदर टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एसटीडी। अब इसके अंदर बेसिकली हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है और कैसे हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the various ways to avoid pregnancy? Elaborate any one method. हम किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं और किसी एक मेथड को हमें इलैबोरेट करना है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। तो बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनसंख्या का नंबर कंट्रोल करना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, और एक हमारे पास होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो बैरियर मेथड की अगर हम बात करें तो बैरियर मेथड के अंदर कुछ डिवाइसेस का यूज होता है, जैसे कि कॉन्डम्स वगैरह। और ये जो डिवाइसेस होते हैं ये स्पर्म और ओवम को, या एग को भी कह सकते हो, स्पर्म एग भी कह सकते हो, अगर आप कहना चाहो ओवम भी कह सकते हो, जो स्पर्म और एग को मिलने से रोके। तो अगर आप इन डिवाइसेस का यूज कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, स्पर्म्स और एग आपस में मीट नहीं कर पाते। ऐसे केमिकल मेथड होते हैं। केमिकल मेथड में मेडिसिन का यूज होता है। बेसिकली पिल्स खाने वाली भी हो सकती है और वेजाइना के अंदर प्लेस करने वाली पिल्स भी हो सकती है, ओरल एंड वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स जो होती है उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन नहीं होने देते। अब आपको पता है ना ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी इनटू फेलोपियन ट्यूब, मतलब मेच्योर एग का ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में आ जाने को आप बोलते हो ओव्यूलेशन। तो जो ओरल पिल्स है उनके अंदर ये हॉर्मोन्स होते हैं जो ओव्यूलेशन नहीं होने देते। और जो वेजाइनल पिल्स हैं इनके अंदर स्पर्मिसाइड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। ओके, अब तीसरा मेथड है हमारे पास सर्जिकल। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, सर्जरी मेल्स में भी हो सकती है और सर्जरी फीमेल्स के अंदर भी हो सकती है। तो मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो उनका वास्ट डिफरेंस होती है ना, इस तरीके से, दैट इज कट, उसको काट देते हैं। और काटने के बाद आप देखो किस तरीके से उसको कट कर देते हैं और फिर उसको लाइगेट कर देते हैं, मतलब उसको बांध देते हैं, पहले कट और फिर उसको लाइगेट। अब जब ऐसा कर दिया तो क्या होगा, जो स्पर्म्स है वो बनेंगे बट वो आगे नहीं जा पाएंगे, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैसिकोटॉमी because it is a process where vas deferens is cut and ligated। ऐसे ही फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में इस प्रोसेस को हम ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं, क्योंकि यहां इसमें क्या होता है, आपको पता है फेलोपियन ट्यूब ओवी डक्ट होती है जिसके अंदर ओव्यूलेशन से एग आता है, और आपको पता है स्पर्म भी यहीं पे आता है, और स्पर्म और एग फेलोपियन ट्यूब में ही मीट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड लाइगेटेड, कट कर देते हैं दोनों साइड की ट्यूब और उसको बांध देते हैं। उससे क्या होता है कि स्पर्म और एग आपस में मीट नहीं कर पाते, स्पर्म एंड एग आपस में मीट नहीं कर पाते। ऐसे ही एक और मेथड होता है सर्जिकल, IUCD, विच इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ IUCD। इसमें देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दिस इज कॉपर टी एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन। अब आपको पता है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूट्राइन वॉल। अब जब यहाँ पे बच्चा जो जाइगोट बन रहा है वो अगर यहाँ पे फिक्स ही नहीं होगा तो यहाँ प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होगी, प्लेसेंटा नहीं होगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, और डेवलप कैसे होगा वो। सो बेसिकली कॉपर टी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकता है बट वो इम्प्लांटेशन को ब्लॉक कर देता है। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है
इफ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी, अगर कोई वुमेन कॉपर टी यूज कर रही है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? क्या कॉपर टी उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा सकता है? नो, कॉपर टी उससे नहीं बचा सकता, क्योंकि कॉपर टी का सिर्फ काम क्या है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना, या आप कह सकते हो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, बट वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रिवेंट नहीं कर सकता. सो द ओनली सेफ मेथड जिससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज द यूज ऑफ सम बैरियर्स विच आर लाइक कॉन्डम्स एंड ऑल, जिससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर बॉडीज ना आए. Okay, next question can be, use of a condom is beneficial for both the sexes involved in a sexual act. Justify the statement giving two reasons. Condom का use दोनों sexes के लिए सही रहता है and we need to justify it. See, use of condom is beneficial for both the sexes because एक तो it will prevent the pregnancy. अगर बच्चा नहीं चाहिए तो इट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, और दूसरा दोनों ही पार्टनर्स को वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स एंड ऑल से बचा सकता है. सो वी शुड लाइक जिनको एजुकेशन नहीं है, इतना नहीं पता, वी शुड लाइक एजुकेट देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. Okay, how do oral contraceptives help in avoiding pregnancy? मतलब जो मुंह से दवाइयां खाई जाती है वो कैसे अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी को? तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है उनमें हम दवाई खाते हैं विच आर कॉल्ड एज पिल्स. ऑब्वियसली वो हार्मोनल पिल्स होती है, मतलब उसमें हार्मोन्स होते हैं. सो विच आर टेकन बाय द फीमेल आफ्टर देयर मेंस्ट्रुएशन. वो जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड हो जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में तो कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि तो उस समय एग ही नहीं होता, बट जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड हो जाता है, जब उनका एग डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो उस टाइम इट इज टेकन फॉर 21 days डेली. तो वो क्या करती है, चेंजेस द साइक्लिक इवेंट्स ऑफ द ओव्यूलेशन, ताकि मेच्योर ओवम अवेलेबल ही ना हो फर्टिलाइजेशन के लिए. अब ओवम अगर होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट नहीं होगा, जाइगोट नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा तो ऑब्वियसली फीटस नहीं बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी. ओके, व्हाट इज सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हम किसको बुलाते हैं, एंड हाउ डज इट अफेक्ट अ हेल्दी सोसाइटी, और ये एक हेल्दी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है? वी नीड टू स्टेट वन कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो. देखो, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है कि बच्चे को गिराना, मतलब मीन्स कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो अबॉर्ट कर देना ताकि उसका डेवलपमेंट ही ना हो पाए. तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे लड़के बच्चे हो, मतलब मेल चाइल्ड हो, फीमेल नहीं हो. ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि फीमेल एक तो उनके लिए यूज नहीं रहेगी, आगे चली जाएगी शादी करके, और दूसरी चीज किसी और का घर बसाएगी, और दूसरा हम उस पर जितना भी पैसे वगैरह लगाएंगे, मतलब उसमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा पढ़ाने पे, और मतलब उसका कोई यूज नहीं रहेगा. और जब पेरेंट्स थोड़े बुजुर्ग भी हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तब भी वो किसी और के घर चली जाएंगी, वो अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख पाएंगी. तो सिलेक्टिव अबॉर्शन इस ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी की वजह से कराते हैं, जिसमें अगर फीटस फीमेल है तो उसको किल कर देते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. सो दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द सोसाइटी बाय डिस्टर्बिंग द सेक्स रेशियो. अब इस तरीके से अगर लोग फीमेल चाइल्ड चाहेंगे ही नहीं तो सेक्स रेशियो तो खराब हो जाएगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दिस इज सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन एंड इट अफेक्ट्स द हेल्थी सोसाइटी. Next, based on the given diagram, answer the questions given below. अब आपके पास ये डायग्राम है और हमें आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, लेबल द पार्ट ए बी सी एंड डी. हमें ए बी सी एंड डी को लेबल करना है. सो लेट मी टेल यू कि आपके पास ये क्या है. दिस इज टेस्टिस, राइट. दिस पार्ट इज एपिडाइडमस. दिस इज अ डक्ट which is carrying the sperm, that is vas deferens. Okay, then we have this thing. You can see that there are glands. These are seminal vesicle, prostate glands and all. And this is bladder. राइट. और इस तरीके से ये होता है. तो यहाँ पे हम इनको लेबल कर लेते हैं. तो आई राइट ऑल द पार्ट्स. सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास दिस इज ए पार्ट इज the duct which is going out, so it is basically the urinogenital duct. और आपके पास जो B part है, that is the seminal gland. It is a seminal gland.
C part is the urinogenital duct or we can say the common duct. और जो आपके पास ये पार्ट है, दिस इज सेमिनल वेसिकल, दैट इज अ ग्लैंड, दैट इज अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स द फ्लूइड. सो आई होप यू गॉट इट. ओके, अब अगला क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल. टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? तो टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है? मेल सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन. और इसका काम क्या होता है? एक तो ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कराता है. इट हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन. अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होगी. सो बेसिकली दिस इज इट्स प्राइमरी फंक्शन. और सेकेंडरी फंक्शन क्या रहता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, जैसे कि बियर्ड, मुस्टैशेस, लैरिंग्स, दैट इज एडम्स एप्पल्स का प्रोट्यूड होना, एडम एप्पल का प्रोट्यूड होना, लाउड एंड हार्श साउंड, इस तरीके से. सो इट डिवेल्प्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स दैट एक्चुअली मेक देम एज मेल्स. ओके, स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब बी और सी, बी बेसिकली हमारा क्या है? ग्लैंड है विच इज सेमिनल वेसिकल. B is a gland which is seminal vesicle. ये secrete करता है fluid, seminal fluid. ये जो seminal fluid है, जैसे sperms आ रहे हैं vast difference में, तो sperms के साथ ये fluid mix हो जाता है. और जब ये fluid mix हो जाता है इसके अंदर, तो ये fluid sperms को एक तो nutrition देता है, it provides nutrition to the sperms and also provides the motility medium to the sperms. उनको चलने का मीडियम भी देता है. और ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, देन वी कॉल इट एज सीमेन. सी पार्ट जो है, दैट इज अ कॉमन डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट. इट इज अ कॉमन डक्ट विच इज यूज्ड टू एक्सक्रीट यूरिन और टू सिक्रीट सेमेन, and it is inserted into the female vaginal tract and where it secretes the semen. Next, identify the given diagram and name the parts labeled as A to E. A to E तक हमें सारे parts को label करना है. सबसे पहले A जो है आपके पास, this is a fallopian tube or we can call it as oviduct, which egg जब यहाँ बनता है तो इसके अंदर release होता है. B is ovary. Ovary का काम क्या है? Egg formation or we can say oogenesis. Then we have this thing E. E part is vagina, the outer exposed part which receives the semen. This is cervix, which is cap of vagina. It is a cap of vagina. C we have is a uterus, where the baby develops. Okay. Write the function of the following parts in human female reproductive system. सबके function बताने हैं. पहला है ovary, फिर है oviduct और फिर है uterus. तो ओवरी का काम है एग फॉर्मेशन. ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन होती है. दूसरा, ओवरी एक्ट एज अ एंडोक्राइनल ग्लैंड आल्सो बिकॉज इट सिक्रीट्स द फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन एंड आल्सो इट रिलीज द हार्मोन रिलैक्सिन एट द टाइम ऑफ बर्थ. राइट. ओविडक्ट जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब. यहां पे ही ओव्यूलेशन होकर एग आता है. सो इट रिसीव्स द मैच्योर ओवम. It receives mature ovum. और फैलोपियन ट्यूब में ही मेटिंग होती है स्पर्म की और एग की, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन भी अकर होती है. नेक्स्ट वी हैव यूट्रस. यूट्रस इज अ सैक वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स, जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होता है. और प्लेसेंटा फॉर्मेशन भी यूट्रस के अंदर ही होता है. राइट. सो दीज आर द फंक्शंस. ओके, गिव रीजंस. प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट. बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज बेसिकली टेम्पररी फॉर्म टिश्यू. प्लेसेंटा क्या होता है? टेम्पररी फॉर्म टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन देता है, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है प्लेसेंटा. तो अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो वो जो न्यूट्रिशन है जो मदर के थ्रू बच्चे के अंदर जा रही है वो पॉसिबल नहीं होगी. सो द न्यूट्रिशन वोंट बी पॉसिबल
if the placenta is not there. So that is why it is extremely essential. Blocking of vas deferens prevents pregnancy. Yes, blocking of vas deferens is called as vasicotomy, in which the vas deferens is cut and ligated. मतलब काटते भी है और फिर उसको गांठ मार देते हैं. Cut and ligated. So it actually prevents the release of sperm. रिलीज ऑफ स्पर्म, और अगर स्पर्म नहीं होंगे तो आगे कॉपुलेशन जब होगी तो स्पर्म फीमेल बॉडी में रिलीज नहीं होंगे, और अगर फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होंगे स्पर्म तो ऑब्वियसली नो फर्टिलाइजेशन एंड नो जाइगोट एंड नो प्रेगनेंसी. ओके, विंड एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट. पॉलिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जो कि पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, which helps the pollen grain to get dispersed, or you can say which help the pollen grain to reach the stigma of the flower. अब pollen grain stigma पे कैसे पहुंचता है? It moves via agencies. One of the agency can be wind also, because pollen grains are very light, so wind can take away the pollen grain along with it, और फिर वो stigma पे deposit हो सकते हैं. So it acts as a pollinating agent. Use of condoms prevents pregnancy. Yes, the use of condom is basically a barrier method to prevent pregnancy. It is one of the barrier method to prevent pregnancy, because जब condoms का use होता है तो semen is not released into the female vaginal tract. Semen is not released into female vaginal tract. तो अगर सीमेन रिलीज ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनी फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो प्रेगनेंसी. सो इट इज वन ऑफ द बैरियर मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ब्लॉकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी. yes, blocking of fallopian tube is called as tubicotomy, right? And what happens in it, जो फीमेल्स होती है उनकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, दोनों फेलोपियन ट्यूब जो होती है, दैट इज कट एंड लाइगेटेड. कट एंड लाइगेटेड. तो उससे क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होती, या आप कह सकते हो स्पर्म इज नॉट एबल टू मीट द एग. सो ऑब्वियसली अगेन इट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. So with this we have come to an end of this session. I hope समझ आ गया होगा आपको. तो जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया इसके अंदर. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप ये पूरा सेशन अच्छे से देखो, उसके बाद अपनी बुक का थ्योरी पढ़ो. अरिहंत की बुक जो मैंने आपको बताई है उसका थ्योरी पढ़ो, और फिर उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखो, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन जो आएंगे तो आपको आंसर क्या लिखने होंगे. और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अनसॉल्व्ड है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन भी बाद में दिया है, वो भी आप देखो और फिर प्रैक्टिस टेस्ट करो, ताकि आपको लगे कि आपको सब कुछ अच्छे से आ गया, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड एंड आई होप यू लाइक इट. सो इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस. सो मी दिव्या साइनिंग ऑफ. We'll be meeting very soon with new chapter. So till then, my 3 tips: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. So thank you. Bye bye. Take care.